तो 70th बीपीएससी के लिए जो आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक सेक्शन का तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस मालूम ही है। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने जो क्वेश्चन रेडी किया हुआ जो कि पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वह है कि यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें उदारता प्लस, यानी कि इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड आया है लीनियंसी प्लस। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किसके लिए किया गया था? एमआरटीपी एक्ट के बाद उसका आया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो लीनियंसी प्लस कार्यक्रम जो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम वर्ड इसको क्या इस्तेमाल करेंगे? कार्टेल गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका कार्टेल। तो कार्टेल का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है? जब एक ही प्रकार के उत्पाद का विभिन्न कंपनियां उत्पादन करती हैं तो प्रतियोगिता को कम करने के लिए अगर आपस में साठगांठ कर लेती हैं तो इससे हम क्या कहते हैं? कार्टेल। तो इसको गतिविधि, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सीसीआई द्वारा क्या किया गया? ये कार्यक्रम जारी किया गया। ये दूसरा क्वेश्चन, यहां पे जो टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है डीसिब, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे बैंक कार्यरत हैं जिनके ना होने से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहां पे दो संदर्भ आएगा, एक डीसिब आता है यानी कि घरेलू संदर्भ में और दूसरा आता है जीसिब। तो डीसिब के संदर्भ में हम लोग को यह देखना है कि आरबीआई जब ऐसे बैंकों की लिस्ट फाइनलाइज करती है तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। तो यहां पे आप देखिए कि आकार, जटिलता और राज्य रिपोर्ट। तो यहां पे राज्य रिपोर्ट का मतलब आप बिहार यूपी से लगाना है। इसका मतलब ये होगा कि उस बैंक की कंडीशन कैसी, यानी कि स्थिति कैसी है। तो इस आधार पे जब आरबीआई बैंकों की लिस्ट जारी करता है, यानी कि जिनका अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक तौर पे महत्व है, तो ऐसे ही लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डीसिब। और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है, टू बिग ये टर्म भी अगर आए जिसका मतलब ये निकलेगा कि ऐसे बैंक जिनका अर्थव्यवस्था में काफी व्यापक महत्व है या जिनके न रहने से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता है, तो इसी के लिए हम डीसिब या फिर टू बिग टू फेल कहते हैं। तो आरबीआई जब ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी करता है तो इसके लिए ये फैक्टर्स ध्यान में रखता है। तो ऑब्वियसली यहां पे ये तीनों फैक्टर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तेल की ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कि इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम आयात करते हैं और कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, इसका ऑब्वियसली क्या होगा? यानी कि हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो जब ज्यादा भुगतान करेंगे विदेशी मुद्रा का तो इसी का क्या असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में? इस संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया। तो पहला जो पॉइंट है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति, राजकोषीय और बाहरी क्षेत्र के जोखिम को जन्म देती है, यह आपका विकल्प सही है। दूसरा, तेल की बढ़ती कीमतों का असर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट पे पड़ेगा, यह विकल्प आपका गलत है क्योंकि कैपिटल अकाउंट पे नहीं पड़ता है, करंट अकाउंट पे पड़ता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा विकल्प, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए क्योंकि जब सरकार ऑलरेडी आयात कर रही है बढ़ी हुई कीमतों पे तो सब्सिडी पे भी उसका बोझ उसका बढ़ेगा। और फाइनली जब कच्चे तेल की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए उच्च ईंधन की कीमतों में परिणाम कर सकती है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा 1, 3 और 4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आइए, यहां पे आप विकल्प देखिए। जब हम लोग विदेश व्यापार की चर्चा करते हैं, विदेश व्यापार में हम लोगों ने क्या देखा था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में हम लोग कुछ और टर्म्स की वो चर्चा करते हैं, जिसमें से एक टर्म हम लोग देखते हैं CECA और दूसरा क्या है? CEPA, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की हम बात करते हैं और दूसरा हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या अंतर है। तो अगर आप विकल्प को अगर आप देखिएगा तो ये जो पहला विकल्प में यहां पे अगर हम CECA लिखे रहते तो ये आंसर हमारा सही रहता। तो यह क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम सारे विकल्प में न जाके हम पहले वाले विकल्प को ही देखें तो यहां पे CEPA की जगह क्या होना चाहिए? CECA होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हमारा है। ऑब्वियसली फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए।
नेक्स्ट आ जाइए, एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये हम लोग किसके संदर्भ में लेते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि जब भी हम कृषि कीमतों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इश्यू प्राइस देखने को मिलेगा, प्रोक्योरमेंट प्राइस देखने को मिलता है, ठीक है, और एक एमएसपी हम होता है। इसके अलावा भी जब हम शुगर केन यानी गन्ने के संदर्भ में जब हम कीमतों की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है एफआरपी सरकार द्वारा घोषित मूल्य जो कि मिले किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के भुगतान के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दूसरा, देश भर में उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश के द्वारा किया जाता है। और तीसरा है एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पे रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो यहां पे अगर हम तीनों विकल्प को देखें तो ये तीनों विकल्प हमारा सही है, इसलिए आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट। तो जब हम माइक्रो क्रेडिट की बात करते हैं तो इसका मतलब यह निकलता है कि जब लोगों की छोटी जरूरतों के लिए यानी कि छोटे अमाउंट में जब क्रेडिट अवेलेबल कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो क्रेडिट। तो क्वेश्चन ही ये पूछा गया है कि माइक्रो क्रेडिट आखिरकार कौन कौन से वित्तीय संगठन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और एनबीएफसी के साथ साथ अन्य रूपों में पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी कि कुछ ऐसे विशिष्ट संस्थान भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही उपलब्ध कराते हैं। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर ये चीजें? यहां पे जो टर्म आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द टर्म प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग और इसका जो अनुवाद क्या किया गया आपका? यानी कि शिकारी मूल्य। तो अब यहां पे देखिए इसको, प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का प्रयास करने के लिए कीमतें कम करना अवैध कार्य है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट में अगर बहुत सारी कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा टफ है तो कोई भी कंपनी अगर अपनी वस्तु की कीमतों को इलीगल तरीके से कम करती है ताकि कंपटीशन बना रह सके या सिर्फ उसी का कंपटीशन में रहे, तो ऐसी टर्म हमारे क्या कहलाता है? प्रीडेटरी प्राइस पॉलिसी कहती है। ठीक। नेक्स्ट अजय, निम्नलिखित में से कौन से पारस्परिक व्यापार समझौतों में शामिल नहीं है? जब हम इकोनॉमिक तौर पे रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं यानी कि विभिन्न प्रकार से रीजनल इंटीग्रेशन इकोनॉमिक तौर पे कैसे हो सकता है, तो इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि एक प्रेफरेंशियल ट्रेड यानी कि दो देशों के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात आती है। उसके बाद फ्री ट्रेड ट्रीटी आती है, जबकि न्यूज़पेपर में आप लोग हमेशा देखते होंगे कि भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न देशों के साथ या संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी यानी कि साकू, इसका एक उदाहरण मिलता है साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन का। बट जब हम शेयर ट्रेड की बात करते हैं तो ये एक उदाहरण के तौर पे हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही इस प्रकार की कोई कंसेप्ट है। इसलिए यहां पे जो हम रीजनल एग्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेयर ट्रेड हम लोग को पारस्परिक व्यापार समझौतों में देखने को नहीं मिलता। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? और ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया और खासकर विशेषकर उसमें पवन ऊर्जा के संदर्भ में। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला ये कि गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता यानी कि पोटेंशियलिटी की अगर बात की जाए तो गुजरात राज्य का नाम आता है। दूसरा, भारत में वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन स्थापित क्षमता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा, तमिलनाडु राज्य लगभग 9000 प्रतिवर्ष के वार्षिक उत्पादन के साथ सबसे ऊपर है। तो ये दोनों पॉइंट आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, बट कॉन्ट्राडिक्टरी ये है नहीं, क्योंकि ये उत्पादन करने के मामले में आगे है और यहां पे स्थिति क्या आ रही है हमें? उत्पादन क्षमता के मामले में चीज। ठीक है, तो यहां भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से आपका जुड़ा हुआ है। भारत में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि किन किन संस्थाओं को डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी कि डीबीयू की स्थापना करने का प्रस्ताव या अधिकार दिया गया है। तो यहां पे अगर आप विकल्प देखेंगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये कमर्शियल बैंक को यह अधिकार दिया गया डीबीयू स्थापित करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में श्रम शक्ति का भाग है? तो यहां पे अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या को हम लोग सामान्य तौर पे 3 वर्गों में बांटते हैं।
एक वर्ग सीधे कहलाएगा 0 से 14, दूसरा 15 से लेके 60 और उसके बाद 61 एंड एबव। तो 50 टू लेके 60 तक जो हम लोग वर्क कैटेगराइज जो करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। तो इस वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत फिर कौन कौन से लोग आते हैं उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, कार्यरत व्यक्ति कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और तीसरा ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार है तथा जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, श्रम शक्ति के पार्ट के अंतर्गत। तो आंसर हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी। अब आप लोग देखते होंगे कि जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, इसने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था और बहुत ज्यादा प्रयास इस सरकार के संदर्भ में चला था। तो इसी संदर्भ में जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप के संदर्भ में ही हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड कंपनी अगर बन जाती है तो कुछ टर्म इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से एक टर्म है यूनिकॉर्न और दूसरा टर्म है डेकाकॉर्न। यानी कि कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू जब है वो उस लेवल तक पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए कौन से टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यूनिकॉर्न के लिए भी $1 बिलियन का आता है और डेकाकॉर्न के लिए भी आपको $10 बिलियन का बची जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि दोनों। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो यहां पे जो टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का मतलब यह निकलता है कि कोई भी सरकार ये प्रयास करती है कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो दर है वो नियंत्रित रहे, ना तो बहुत ज्यादा कम रहे ना ही बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि मुद्रास्फीति के भी अपने फायदे अपने नुकसान है। तो अगर हम इसको नियंत्रित तौर पर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लक्ष्य को यहाँ पे मई 2016 में अपनाया गया। फिर दूसरा जो विकल्प है आरबीआई के परामर्श से, ये विकल्प भी आपका सही है, परंतु जो हम तीसरे विकल्प में आते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय को मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो एक्चुअल में यह जिम्मेवारी है आरबीआई की। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यहां पर बी। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अग्रिम अनुमान यानी कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी क्या है। तो आप लोग इस चीज को देखिए कि यह अवधारणा भी इसलिए अपनाई गई थी ताकि अर्थव्यवस्था के विकास का आकलन किया जा सके, परंतु अंतर यह होता है कि वित्त वर्ष प्रारंभ होने के पहले ही क्या किया जाता है, कुछ अनुमान जारी किए जाते हैं। तो इन अनुमानों में सबसे पहले क्या था कि पहली बार 2016-17 में प्रस्तुत किया गया था, सही है, जनवरी के पहले सप्ताह के अंत में प्रकाशित होते हैं, ये भी सही है। और ये पहले आधिकारिक अनुमान है कि उस वित्तीय वर्ष में जीडीपी कैसे बढ़ने की उम्मीद है, और ये अग्रिम अनुमान इसलिए भी है क्योंकि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले ही उसको जारी किया जाता है। तो यहां पे जो आपका विकल्प जो क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक, यहां पे एक सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संगठन 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चीन। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो जो हम पहले विकल्प पे आ रहे हैं कि सोना विश्व स्तर पर सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति है। तो गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो ये रिजर्व आरक्षित के तौर पे सबसे पहले नंबर पे नहीं आता है, बल्कि सबसे पहले यूएस डोमिनेटेड एसेट्स आते हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन डॉलर एसेट्स के तौर पे आएंगे आपको ये। तो यहां पे इसके बाद थर्ड नंबर पे ये हमारा सोने का वची नंबर आएगा। लेकिन जब हम इन दोनों पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी कि भंडारण के मामले में और वित्तीय लेन देन के मामले में, तो ये दोनों विकल्प फिर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे आंसर हमारा क्या होगा, 2 और 3। 18 नंबर, वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति को प्रोटीन मूल्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक कैलोरी कहा जाता है, इसका क्या मतलब है। तो ये जो शब्द हम लोग देखते हैं, एक्चुअल में ये वर्ड दिया गया था आरबीआई के पूर्व गवर्नर डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पे क्या निकल रहा है, अगर आप प्रोटीन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, दाल का। दाल मुख्यतः किस चीज का सोर्स है, प्रोटीन का। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम तेल की बात अगर करें
तो चूंकि तेल हमारे खाद्य पदार्थ का एक मुख्य हिस्से के तौर पे आता है और उसकी कीमतें अगर बढ़ती हैं तो इसी के संदर्भ में क्या किया गया है, इस टर्म को इसमें इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे जो 18 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये कि भारत में कीमतें मुख्य रूप से वर्षा तक सीमित है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ रही है उसी के संदर्भ में मुद्रास्फीति में भी अंतर हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विनिमय दर पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में इस चीज को पढ़ा था कि जब हम विनिमय दर की बात करते हैं यानी कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में किस सीमा तक परिवर्तनीय होती है, तो हम लोग उसको दो टर्म के तौर पे देखते हैं, या तो सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा वो चीज क्या की जाएगी, फिक्स की जाएगी, और दूसरा क्या होता है, बाजार द्वारा। तो 1991 के बाद जब हमने उदारीकृत नीति अपनाई तो हमारी मुद्रा भी क्या थी, परिवर्तनशील हुई, लेकिन ये पूरी तरह से बाजार के अधीन नहीं थी। हमारे यहाँ प्रबंधित मुद्रा बाजार सिस्टम बनाया जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरह से बाजार निर्धारित नहीं की जाती है, ये विकल्प आपका सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रुपए की गिरावट को नरम करने के लिए आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद कुछ डॉलर बाजार में बेचेगा। इसका यह मतलब हो गया कि जब हम डॉलर को बेचते हैं तो रुपए पे दबाव कम पड़ेगा, जिससे स्थिति क्या होगी, उसकी कीमतें थमेंगी, और रुपए में गिरावट के मामले में भारतीय निर्यातकों को फायदा हो सकता है। यहां पे दो बातें हैं, यदि हम रुपए को देखते हैं मजबूत हो रहा है और रुपए में हम गिरावट की बात करते हैं, तो रुपया अगर गिरावट हो रहा है तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें सस्ती होंगी, तो जाहिर सी बात है कि फायदा किसको होगा, निर्यातकों को होगा। तो यहां पे आपका 1 2 3 विकल्प, ये आपका तीनों का तीनों ये सही। नेक्स्ट आ जाइए, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? तो सॉफ्ट लैंडिंग को हम लोग को सबसे पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के संदर्भ में समझना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति प्रचलन में रहती है, यानी कि मुद्रास्फीति अगर है, तो केंद्रीय बैंक का प्रयास ये होता है कि ब्याज दर को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर ब्याज दर को बढ़ाया गया तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, मांग में कमी आएगी, और मांग में अगर कमी आती है तो एक प्रकार से स्थिति क्या हो जाएगी, रिसेशन की स्थिति आती है। तो अगर कोई बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था को धीमा करने में सफल होता है, यानी कि मंदी को अगर वो कम करता है, तो ये हमारी क्या स्थिति कहलाती है, सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट अजय, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिवर्स करेंसी वॉर को सही तरीके से दर्शाता है? तो हम लोग यहां पे सबसे पहले ये समझ लें कि करेंसी वॉर क्या है। तो हर एक देश का विदेश व्यापार में क्या प्रयास रहता है कि उसके देश से निर्यात अधिक बढ़े, तो निर्यात अधिक बढ़े तो वो देश यह प्रयास करता है कि उसकी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में थोड़ी सी कमजोर है, ताकि कीमतें उसके देश की वस्तुओं की तुलना में कम हो जाए, निर्यात इससे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जब ये प्रयास होता है कि जब उल्टा, उसका ठीक उल्टा किया गया, यानी कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में, तो प्रत्येक केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों को स्वयं बढ़ाने का कदम, ताकि ये सुनिश्चित हो कि उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्य न खोए। तो ये हमारा स्थिति क्या कहलाएगा, रिवर्स करेंसी वॉर के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से विदेश व्यापार से गैर टैरिफ यानी कि गैर प्रशुल्क मुद्दे हैं? तो जब हम टैरिफ के लिए यहां पे प्रशुल्क लगाने की बात करते हैं, तो विदेश व्यापार में अवरोध के तौर पे दो तरह के मुद्दे सामने आते हैं। एक होता है प्रशुल्क लगा के, यानी कि सरकारें विभिन्न प्रकार के करों को जब लगाती है ताकि विदेश व्यापार को प्रभावित किया सके। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे हम विदेश व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि बिना कर लगाए या टैरिफ लगाए ही हम विदेश व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी के मुद्दे को हम क्या कहते हैं, नॉन टैरिफ इश्यू हम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन मानक, यानी कि कार्बन उत्सर्जन के नाम पे आप विदेश व्यापार को, यानी कि वस्तुओं के आयात निर्यात को रोक रहे हैं। जलवायु कार्रवाई, श्रम होल्डिंग संतुलन मानक के तौर पे। लेकिन जो हम कहते हैं एंटी डंपिंग, यानी कि कोई देश अगर दूसरे देश में कम कीमतों पर अपने देश के सामान को भेज रहा है या फिर उसका निर्यात कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी एक प्रकार का टैक्स है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉन टैक्स में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये हमारा विकल्प ए। क्लियर चीजें? 23 क्वेश्चन,
अगर हम अपने देश के व्यावसायिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंकों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए किस चीज को लेके आती है? एनपीए को लेके, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेके। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को किस प्रकार से सुलझाया जाए, इसी के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रपोजल आया गया? बैड बैंक बनाने का। तो बैड बैंक अपने आप में कोई एक बैंक की तरह नहीं काम कर रहा, बल्कि वो ये कार्य करता है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स के जो ऋण होते हैं जो कि एनपीए के तौर पे अगर आ गए हैं तो उसको वो लेने का वो काम करेगा। तो एक तौर पर हम कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों के खराब ऋणों को संभालती है। सही है, ये उधार देने और जमा लेने में शामिल नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ काम ही है कि एनपीए को ये देखेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका फंक्शन नहीं है, ये भी सही है। और खराब ऋणों का अधिकरण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू संभव उतना पुनर्प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहां पे ये तीनों विकल्प आपका सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो पहला है कि के साथ पेट्रोलियम करों को मूल उत्पाद शुल्क के साथ साझा किया जाता है, ये आपका सही है। और राज्य पेट्रोल और डीजल पे ब्रेस प्राइस फ्रेट चार्जेज यानी कि जो माल भाड़ा चार्जेज होता है सो एक्साइज ड्यूटी डीलर कमीशन पर मूल्य अनुसार वैट या सेल टैक्स लगाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जो पेट्रोलियम कंपनी जो होती है वो जो तेल की कीमतों को संशोधित करती है तो 15 दिनों के रोलिंग औसत के आधार पर ये चीजें की जाती हैं। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी। अब देखिए ये हम लोग का करंट का टॉपिक है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है, जिससे बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। सही है। दिए गए दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली एलएफ के तहत आरबीआई से शुद्ध उधार करता है तो सिस्टम तरलता को घाटे में कहा जाएगा, और एक तंग तरलता की स्थिति सरकारी प्रतिभूतियों की उपज में वृद्धि का कारण बन सकती है। तो यहां पे ये तीनों पॉइंट आपका क्या है? ये सही है। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, भारत में सोने में निवेश करने के लिए एक निवेश को निम्नलिखित में कौन कौन सा विकल्प है? यानी कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया में गोल्ड में निवेश करना चाहता है तो गोल्ड में निवेश करने के लिए उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? तो सबसे पहला हमारा क्या है? भौतिक यानी कि फिजिकल गोल्ड के तौर पे। दूसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि भारत सरकार जो जारी करती है। डिजिटल गोल्ड बहुत सारी जो स्कीम आई हुई है। स्वर्ण विनिमय व्यापार कोष यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के तौर पे। तो ये विकल्प भी क्या है? एक इन्वेस्टर को अवेलेबल है। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी, क्योंकि यहाँ पे इसमें कट गया ये, तो ये आपका 1, 2, 3 और 4 ये तीनों आपका विकल्प क्या है? ये सही है ये चीज। ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही है? जब हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इसी के संदर्भ में पूछा गया है कि ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? तो भारत में ओब्वियसली इसको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यूनाइटेड किंगडम में क्या बोला जाता है? गिल्ड्स। और यूएसए में इसको बोला जाता है ट्रेजरीज। यानी कि यहां पे उसका अनुवाद कर दिया गया कोषागार, बट एक्चुअल में जो इसके लिए वर्ड है वो क्या है? ट्रेजरी। ठीक है। तो यहां पे ये तीनों विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अजय, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ये सही है। चीन चावल का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी सही है। और भारत के कुल चावल निर्यात में बासमती चावल का लगभग 2/3 हिस्सा है। यहां पे जो हम ये 2/3 हिस्से की बात करेंगे तो ये डेटा सही नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हम लोग को 1 और 2 सही विकल्प मिल रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, हाल में ही किसने म्यूचुअल फंड योजनाओं की निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए उदारीकृत म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया? तो म्यूचुअल फंड के लिए नियमनकर्ता कौन है? चूंकि पूंजी बाजार से संबंधित है तो इसलिए इसका नियमन कौन करेगा? सेबी। तो ये गाइडलाइन किसके द्वारा दिया गया है? सेबी के द्वारा। ये करंट का भी क्वेश्चन है जो भी हाल फिलहाल जो रिपोर्ट में आया था। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जो पहला पॉइंट है यानी कि विनिर्माण उद्योगों में कर्मचारियों की कुल संख्या में कमी, ये भी आपका गलत है। दूसरा, कारखानों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, ये विकल्प आपका सही है। और उसके बाद जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। इस रिपोर्ट में चूंकि प्रश्न में मैंने केवल 3 ही पॉइंट डाला हुआ है, बट इसमें और जो डिटेल पॉइंट है वो भी आप लोग को इसको चेक करना। टॉपिक आपका ये रह जाएगा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के तौर पे, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा। अब आइए, गारंटी रिडेम्पशन फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो हम लोग जब यहां पे देखते हैं कंटीजेंसी फंड, दूसरा है आरबीआई की आकस्मिक निधि, और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है भारत का सार्वजनिक खाता। तो यहां पे जो विकल्प हो जाएगा हमारा भारत का सार्वजनिक खाता, यानी कि ये विकल्प हमारा आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 32 का सी। 33, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 20 लाख रुपए बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, क्वेश्चन है। तो यहां पे जो इसका आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तौर पे ये। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं वित्तीय समावेशन, इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि सभी लोगों तक बिना किसी भेदभाव के वित्तीय सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वित्तीय समावेशन कहलाती है। इसके समानांतर हम लोग एक दो टर्म और भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे समावेशी विकास और दूसरा सतत विकास। तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हो गया, वित्तीय सुविधाएं। तो इसमें कह रहा है कि बाधा डालता है, तो जाहिर सी बात, अगर हम पहले ऑप्शन को ले कम आए तो ये कोई एक बाधा के तौर पे नहीं है, क्योंकि किसी की भी इनकम अगर कम भी हो रही है तो भी क्या करेगा, वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, कि कोई व्यक्ति अगर निरक्षर है तो निरक्षर होते हुए ये संभव नहीं है कि वो बैंकिंग सुविधाओं का उपलब्ध लाभ उठा नहीं पाए, वो लाभ उठा सकता है, इसलिए ये भी कोई एक बाधा के तौर पर नहीं आती है। परंतु यदि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये एक्चुअल में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैंक शाखा का अभाव, यानी कि केवल 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम यानी कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम को सही तरीके से बताता है। तो इसका कंटेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि हाल फिलहाल जो विश्व व्यापार संगठन में विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में सब्सिडी को लेकर जो विवाद चला आ रहा है, उसमें यह टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या होती है। तो भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जो सुविधाएं प्राप्त कराती है या अनाज का भंडारण करती है, तो ये क्या कहलाता है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। तो पहला वाला तो ये हमारा होगा ही नहीं। ठीक है। यहां पे दूसरा, सरकार द्वारा सकुल राशि, ये भी हमारा नहीं होगा। फिर जनता पर करों के माध्यम से सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व, ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि यह एक नीतिगत उपकरण है जिसके तहत सरकार फसल खरीदती, यानी कि भंडारण के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती हैं। तो भारत में ये काम कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर यह दायित्व है कि विभिन्न फसलों की वो खरीदारी करेगी। नेक्स्ट, हाल में ही T+0 बस्तियां, तो यहां पे इस अनुवाद पे मत जाइएगा बस्तियों पे, यानी कि एक्चुअल जो वर्ड है T+0 सेटलमेंट्स। ठीक है। तो जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो सेबी द्वारा ये कार्यक्रम जो चीज दिया गया है, तो जब सेबी द्वारा दिया गया तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, पूंजी बाजार से। यदि मुद्रा बाजार रहता तो इसका आंसर क्या होता, आरबीआई, लेकिन इसका संबंध किससे है, पूंजी बाजार से, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक सर्वे के बारे में पढ़ा हुआ था, ये दूसरा सर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा एनएसएस द्वारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 का परिणाम नहीं है। तो यहां पे देखिए
कि ग्रामीण और शहरी घरों के बीच औसत मासिक प्रतिव्यय खपत में अंतर कम हो गया है, ये आपका सही है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के मामले में चंडीगढ़ अधिक खर्च कर रहा है, ये भी विकल्प आपका सही है। तीसरा, राज्य के मामले में सिक्किम अधिक खर्च कर रहा है, ये भी आपका सही है। परंतु यहां पे पूछ रहा है कि परिणाम नहीं है, तो ये जो विकल्प हमारा है ये आपका आंसर होगा, यानी कि ये विकल्प गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा खर्च बढ़ा है, शहरी क्षेत्र में कम हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 37 का बी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक फैक्ट के तौर पे पूछा गया, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारे डेटा भी शामिल है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में एक औसत व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, परिवार कितना खर्च कर रहा है, उसके डेटा भी आए। तो इस टॉपिक के साथ साथ उन सारे डेटा को भी ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट आ जाइए, वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, तो यहां पे पहला जो विकल्प आपको दिया गया है कि सार्वजनिक या निजी रूप से जमा किया गया निवेश वाहन है, तो सार्वजनिक नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, निजी रूप से। तो यहाँ पे ये विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत। यह परिष्कृत निवेशकों से धन एकीकृत करता है, और दूसरा, इन्हें आरबीआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए, ये विकल्प ही हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2। 39, निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करें, और इसमें कुछ जो फैक्टर्स दिए गए और इसके बाद पूछा यह गया है कि आईएमएफ द्वारा किसी देश के कोटा सदस्यता के लिए उपर्युक्त मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जब हम आईएमएफ में सदस्य देशों के योगदान की बात करते हैं या फिर एसडीआर के संदर्भ में कोटा निर्धारण की बात करते हैं, तो ये कोटा कैसे निर्धारित होता है, यानी कि आरबीआई आईएमएफ कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करता है। तो इसी फैक्टर्स में से अगर हम देखें तो यहां पे पहला जो पॉइंट दिया गया है जीएनपी, ये सही नहीं है, बल्कि यहां पे जीडीपी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है खुलापन, यानी कि किसी भी देश में खुलेपन की सीमा, यानी कि अर्थव्यवस्था खुली कितनी है, इसके संदर्भ में चर्चा होगी। और आर्थिक परिवर्तनशीलता है। तो इन दोनों विकल्पों के संदर्भ में आईएमएफ क्या करता है, विचार करता है। परंतु यहाँ पे विकल्प आपको वो चीज यहाँ पे जो एक्चुअल विकल्प होना चाहिए तो वो 2 और 3। ठीक है, इसको मैं सुधार करवा लूंगा, इसमें 2 और 3 ये होगा। ये फिर क्लियर ये चीज। अब यहां पे ये 40 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पर विचार करें, लेड एसिड बैटरी, एल्युमिनियम का बर्तन, कृत्रिम टर्फ। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग किसको कहते हैं, रिसाइकल बेस्ड, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया गया और उस प्रोडक्ट के बाद जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है और उसको हम फिर से उसको रीयूज करके प्रयोग में लाते हैं, तो ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी क्या कहलाती है, सर्कुलर इकोनॉमी कहलाती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के तहत कौन कौन सी ये 3 चीजें आ सकती हैं, तो यहां पे ये तीनों आपका क्या होगा, इसका होगा। तो ये तीनों आंसर जो आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट आ जाइए 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो एक कंसेप्ट आया क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स कहने का मतलब होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर अन्य प्रकार के जो आधुनिक उद्योग की बात करते हैं, तो उसमें कुछ खनिजों की बहुत ही व्यापक तौर पे आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही खनिजों को नाम क्या दिया गया, क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पे दिया गया है कि किन किन देशों ने कितने प्रकार क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है। तो अमेरिका ने 50 किया है, भारत ने 30 किया है, और जापान ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जो कि सही नहीं है। इसलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। इस क्वेश्चन से आप लोग एक और चीज जरूर ध्यान में रखिए कि जो भारत सरकार द्वारा खनिजों की पहचान की गई है, उसको भी एक बार देखना है कि क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं, उसके क्या क्या प्रयोग है। इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है, घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु ग्रामीण और शहरी दोनों वस्तुओं में भारत की शीर्ष खाद्य व्यय वस्तु के तौर पे उभरती है। तो
तो यहां पे जो सर्वेक्षण जो किया गया है, तो सर्वेक्षण के हिसाब से अगर हम मिल्क की बात करें तो ये प्रोडक्ट हम लोग को इसका आंसर न रहेगा, ये यानी कि डी आंसर इसमें आएगा ये। नेक्स्ट, हाल में ही भारत ने EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि EFTA में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही पढ़िए है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, और जो पूछा गया कि कौन सा देश नहीं है तो विकल्प के तौर पे ये, तो बेहतर तौर पे ये होगा कि हम लोग ये के अंतर्गत कौन से देश इसमें आते हैं वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में आया डी मिनिमिस लिमिट। डी मिनिमिस लिमिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी मिनिमिस लिमिट, जब हम लोग WTO के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं खासकर सब्सिडी के मामले में, तो सब्सिडी के मामले में ये वर्ड दिया जाता है। तो WTO में एक प्रावधान ये भी है कि जो भी विकासशील देश हैं वे कुछ हद तक सब्सिडी जारी रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो सरकारें जो अपने यहाँ डोमेस्टिक सपोर्ट के नाम पे जो सब्सिडी देती है, तो उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है डी मिनिमिस। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घरेलू समर्थन या डोमेस्टिक सपोर्ट। अगर इस क्वेश्चन में विकल्प सब्सिडी भी रहे तो भी आप उसको आंसर के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में खनिज ब्लॉक अन्वेषण की देखरेख करता है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन ये। तो यहां पे सिंपल सा जो होगा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तौर पे। क्लियर? स्टैगफ्लेशन की विशेषता है, तो जब हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन, तो एक्चुअल में स्टैगफ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉम्बिनेशन। यानी कि इन्फ्लेशन की दो विशेषता होती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के मूल्य में कमी। लेकिन जब हम स्टैगफ्लेशन की बात इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो बेरोजगारी की दर कम होगी। दूसरी तरफ अगर हम डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि मुद्रा के मूल्य में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, परंतु वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कमी आती है। लेकिन इसके साथ साथ डिफ्लेशन में स्थिति क्या आ जाती है, बेरोजगारी की दर बढ़ती है। तो जब स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, उच्च मुद्रास्फीति है यानी कि कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ साथ बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति और साथ ही उच्च बेरोजगारी। नेक्स्ट, यहां पे जो एक टर्म हम लोग को देखने को मिला है, राइट ऑफ, यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक जो होता है अगर वो अपने ऋण की रिकवरी नहीं पूरी तरह से कर पाता है, तो इसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो ऐसे लोन को राइट ऑफ करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कि बैलेंस शीट को साफ करने के लिए, कराधान दक्षता प्राप्त करना और लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए। तो यहां पे ये विकल्प हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था 2010 में शुरू की गई थी, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है NBS व्यवस्था के तहत गैर यूरिया उर्वरक, यानी कि उर्वरकों को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो एक यूरिया वाला आता है और दूसरा गैर यूरिया उर्वरक के अंतर्गत आता है। तो तकनीकी रूप से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, ये विकल्प आपका सही है। और तीसरा जो विकल्प है कि DAP भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया वाला उर्वरक है, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहां पे होना चाहिए यूरिया। उर्वरकों में सबसे अधिक जिसका प्रयोग होता है किसका होगा, यूरिया का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट आ जाए, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पे जो हमारा सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है कि इसका उद्देश्य
अंतरराष्ट्रीय भौतिक सोने की कीमतों को ट्रैक करना है। यहां पे जो अंतरराष्ट्रीय जो वर्ड है ये सही नहीं है, यहां पे क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए। दूसरा, ये सक्रिय निवेश साधन है, तो ये सक्रिय नहीं है बल्कि निष्क्रिय, एक्टिव वर्ड दिया गया है, तो पैसिव। और उसके बाद अगर हम तीसरे बात की करते हैं कि गोल्ड एटीएम 1 ग्राम सोने के बराबर है, तो ये आपका सही विकल्प है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में यहां पे क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय की जगह डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और सक्रिय की जगह क्या हो जाना चाहिए, पैसिव यानी कि निष्क्रिय। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जा रहा है, केवल 3। फाइनली 2023-24 में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारतीय निर्यात का मौद्रिक मूल्य क्या था। यह सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन जो ये पूछा गया, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, $27.9 बिलियन के तौर पे। क्लियर ये चीज, तो ये हम लोग का ये पूरा का पूरा ये 50 क्वेश्चन इसमें था। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज अपना समझ में आया होगा। ठीक है।